नमस्कार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का, साथ ही जानेंगे उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिनका आम आदमी तक पहुंचना निहायत जरूरी है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये योजनाएं आम लोगों के लिए कारगर साबित भी हो रही हैं या नहीं। इसी के तहत आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। इस कार्यक्रम के तहत आइए आपको रूबरू कराते हैं जिले के उन अधिकारियों से जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है सरकार की योजनाओं को लागू कराने की। मध्य में बैठे हुए हैं जिलाधिकारी महोदय आदर्श सिंह जी। मेरे दाहिनी तरफ मौजूद हैं एसपी साहब हैं जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था लागू कराने की, एमपी सिंह साहब, और महेंद्र बहादुर सिंह जी भी मौजूद हैं यहाँ पर जो सीडीओ हैं, और इनके कांधे पर जिम्मेदारी है सरकार की उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। मैं सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय आदर्श सिंह जी से चाहूंगा कि वो अगर शॉर्ट में बता सकें कि उत्तर प्रदेश सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और जिसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने तक। प्रत्येक गरीब परिवार जो है जनपद में, उसको हम जिसके पास आवास नहीं है उसको हम आवास उपलब्ध करा सकें। उसके बाद अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो वो जो पेंशन योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण योजना समाजवादी पेंशन योजना जो आरंभ की गई है, जिसमें कि ऐसे हर वो व्यक्ति जो कि बाकी पेंशन योजनाओं से आच्छादित नहीं है, अगर वो पात्र पाया जाता है तो उसे हम इस योजना के अंतर्गत लेते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की जो और बहुत महत्वपूर्ण जो योजना है वो राज्य पोषण मिशन द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें हम अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके प्रयत्न करते हैं कि उन्हें हम पोषण प्रदान करके उनको हम सामान्य श्रेणी में लाएं। तो तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं जो हैं वो संचालित हो रही हैं। राजस्व विभाग की बात करेंगे तो दो बहुत ही हितकारी योजनाएं हैं, जो कि आम आदमी बीमा योजना है, कृषि दुर्घटना बीमा योजना है, जो कि सोशल सिक्योरिटी के नज़रिए दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारी और जो विभागों से संबंधित योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको अभी बाकी अधिकारी और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो भी अधिक जानकारी देंगे। हम सब का यही कोशिश रहती है, सभी अधिकारियों का, जितने यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और जो बाकी ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे अधिकारी हैं, कि जो सारी योजनाएं हैं उनको हम ज़मीनी स्तर तक पहुंचाएं। और ये बहुत अच्छी पहल की है ईटीवी ने, कि हमें भी फीडबैक मिलेगा कि जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे हमें पता चलेगा कि वाकई में इन योजनाओं का लाभ आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। एमपी वर्मा साहब से मैं चाहूँगा कि अगर वो बता सकें कि यहाँ पर सुरक्षा और संरक्षा के लिए आप कौन सी खास योजनाएं लागू कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि बिना नंबर की गाड़ियों से बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे थे, तो मैंने दोनों मीटिंग सुबह और शाम वाहनों की चेकिंग कराना शुरू किया और बिना नंबर की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दिया। और दो पहिया वाहन पर जो 3 सवारी वाले नए लड़के उम्र के लड़के थे जो असामाजिक दिखते थे, उनकी भी मैंने चेकिंग कराया, तो अपराध पर काफ़ी नियंत्रण आया है। अब घटनाएं कम हो रही हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी और चेन स्नैचिंग होती थी, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। इसके अलावा मैंने ये भी निर्देश दिया कि थानों में FIR 100% लिखी जाए। जिनकी FIR नहीं होती है मेरे पास आते हैं, उस पर मैं FIR लिखने का आदेश कर देता हूँ। प्रार्थना पत्रों की जांच के लिए मैंने सभी को निर्देशित कर दिया है कि जो गंभीर मामले हैं उनमें 24 घंटे में उसको अटेंड कर लिया जाए, और उससे जो थोड़े हल्के हैं उनको भी 2 दिन में 3 दिन में उनको भी अटेंड करके निस्तारण कर दिया जाए। विवेचनाओं के निस्तारण के लिए जो घटनाएँ हो जाती हैं उनकी भी जाँच करने के लिए और त्वरित कार्रवाई के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा समाधान दिवस में जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनका भी ऑन स्पॉट निस्तारण कराया जा रहा है। इसमें कुछ लाभार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। महिला हेल्पलाइन में महिला सहायता प्रकोष्ठ है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो भी एप्लीकेशन आते हैं प्रार्थना पत्र, महिला अधिकारियों द्वारा उनका निस्तारण कराया जाता है। साल भर में काफ़ी निस्तारण हुआ है। इसमें कुछ लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। 100 नंबर जो हमारा कंट्रोल रूम में है 24 आवर्स खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति जनपद प्रतापगढ़ का कहीं का भी कोई भी व्यक्ति किसी की कोई समस्या हो तो 100 नंबर डायल करके, जो टोल फ्री होता है जिसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, 100 नंबर पे आप सूचना दे सकते हैं। 100 नंबर पे
सूचना देने पर तुरंत एक्शन होता है। जहाँ की घटना होती है संबंधित थाने की फोर्स तुरंत मौके पर पहुँचती है, उसके निस्तारण का जांच करके प्रयास कराया जाता है और निस्तारण होता भी है। विकास का एक पुरोधा होता है, चूंकि मुख्य विकास अधिकारी ये होते हैं और जाहिर है ऐसे में विकास की योजनाओं के बारे में अगर सीडीओ साहब नहीं बताएंगे तो यहाँ पर आए हुए लोगों को मुझे लगता है कि उनका आना सार्थक नहीं होगा। विशेष रूप से लोहिया आवास योजना, लोहिया ग्राम योजना, समाजवादी पेंशन योजना, अन्य पेंशन योजनाएं, श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना। जो भी श्रमिक हमारे हैं, जो भी हमारे अन्य योजनाओं में लाभ आते हैं, चाहे निर्माण कार्यों के हों या बेनिफिट्स के हों, चाहे कृषि विभाग के हों, चाहे अन्य किसी भी विभाग के हों, उनको जन जन तक पहुंचाना, यही लक्ष्य रहता है। वो समयबद्ध पहुंचे, ये भी लक्ष्य रहता है। और वर्तमान में सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जो धनराशि लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंच रही है, इससे लाभार्थी को बहुत फ़ायदा हुआ है। समय से तत्काल लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि जाती है, जिससे धनराशि लाभार्थी यूज़ करके अपना आवास निर्माण, अपनी मजदूरी जो भी होता है, पेंशन होता है, उसको समय से पा जाता है। और इसको ससमय सुनिश्चित करना यही मुख्य काम है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लाभार्थियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि जो अधिकारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे उनका लाभ वाकई उनको मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो उनके लिए वो कारगर साबित भी हो रहा है या नहीं। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। ब्रेक पे जाने से पहले हम अधिकारियों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आम व्यक्ति लाभ उठा सकता है। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है लोहिया आवास, और यहाँ आए हुए लाभार्थियों में रामनारायण जी हैं। रामनारायण जी को लोहिया आवास मिला था और इन्होंने हमें ये बताया था कि इससे पहले ये बरसात में, गर्मी में और किसी भी ऐसे मौसम में जब प्रकृति का प्रकोप होता था, ये काफ़ी दुखी रहते थे। लेकिन लोहिया आवास मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई है और अब ये मकान की समस्या को छोड़कर कमाने का जाने की सोचते हैं। हमको सरकार ने बहुत बढ़िया रहने का जगह दिया और आने जाने का पक्की सड़क दिया सर, और कहने का मतलब कि हर सुविधाएं, लैट्रिन दिया और बहुत बढ़िया सरकार सुविधा दिया। हम ये जानना चाहेंगे, ये अभी रामनारायण जी हमसे बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये आवास मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई। क्या है ये योजना, अगर बहुत शॉर्ट में बता सकें, और आम लोग इसको कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं? लोहिया आवास योजना में जो आवास विहीन हैं या जिनके कच्चे आवास हैं और जिनकी आय 36,000 से कम है वार्षिक आय, ऐसे आवास विहीन या कच्चे आवास में जो लोग परिवार रह रहे हैं और जिनका बीपीएल में नाम छूट गया था, जो पात्र थे, पहले उन लोग का चयन किया जाता है, उन लोग को आवास दिया जाता है और धनराशि दी जाती है। साथ में उनको सोलर लाइट भी दिया जाता है और इसके अलावा अन्य जैसे टॉयलेट भी दिया जाता है, उसमें पूरी योजना में कवर किया गया है। तो बहुत से गांव हैं, गांव में सर्वे किया जाता है। सर्वे के उपरांत त्रिस्तरीय समिति सत्यापन करती है उसका, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत उनको धनराशि दी जाती है 2 किस्तों में। कौशल विकास से जुड़ी एक यहाँ पर लाभार्थी आई हुई हैं, आयशा परवीन उनका नाम है। आयशा परवीन, हम जानना चाहेंगे कि जब ये आपने प्रशिक्षण नहीं लिया था और जब आपने ले लिया है, तब से अब तक में आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है? कौशल्स में मैंने 6 मंथ ट्रेनिंग लिया था, वहाँ से मुझे ये जॉब मिली। ट्रेनिंग लेने के बाद जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया हो, जो आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले, पड़ोस वाले जो सोचते हो आपके बारे में, वो ज़रा बता दें आप हमारे दर्शकों कौशल से को। मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उन्हीं से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं आगे आ गई हूँ और मैं और भी आगे जाना चाहती हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी कोई चीज़ के लिए पीछे नहीं, हमेशा आगे आना चाहिए, कि उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इस जॉब से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, कौशल्स के से ही मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। क्या आपको कभी लगा आपको इस ट्रेनिंग को करने के बाद कि सरकार आपके द्वार पर पहुंच गई है? यस सर, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कि कौशल से कभी मिलेगा। मैंने सिर्फ ट्राई किया था एक बार, तो लग था कि मेरा कौशल से आ गया था। पूरे इंस्टीट्यूट में मुझे सेलेक्ट किया गया था कंपनी से। डायल 100 एक ऐसा मैजिक नंबर है और साथ ही 1090
एक ऐसा मैजिक नंबर, दो ऐसे मैजिक नंबर राज्य सरकार ने दिए हैं जिसको डायल करके महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो अपनी इस नंबर के जरिए सुरक्षा हासिल कर सकता है। अगर 1090 या डायल 100 का किसी ने लाभ लिया हो अब तक, तो क्या वो हाथ उठाएगा? मैं उससे उसके अनुभव जानना चाहूँगा। मैंने 1090 नंबर पे डायल किया, जिससे मुझे बहुत सहायता मिली है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को ये सहायता मिले और जो है कोशिश करनी चाहिए। और सरकार ने मुझे ये बहुत सहायता दी है, जिसकी वजह से आज हम अपने पति पत्नी साथ में हैं। मुझे बहुत सहायता मिली है। 1090 उसको इन्होंने डायल किया और उससे आज ये पति पत्नी साथ हैं। दरअसल इनका जो मामला है परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा था, लेकिन उससे पहले जो इन्हें दिक्कत थी, पुलिस की जो सहायता चाहिए थी, उसके लिए इन्होंने 1090 का इस्तेमाल किया था। और फिर उसके बाद ये इनका जो सफर है वो यहाँ तक पहुंचा और आज ये सपरिवार साथ में रहती हैं और ये मानती हैं कि 1090 एक मैजिक नंबर है और इस नंबर के इस्तेमाल करने से महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, अपनी पूरी जिंदगी को संवार सकता है। हमारे साथ एमपी वर्मा साहब, कप्तान साहब हैं। मैं इनसे 1090 और डायल 100 के बारे में ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये क्या नंबर है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर कप्तान साहब बता सके इसके बारे में। सरकार द्वारा चलाई गई ये महिला हेल्पलाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है। किसी भी समय आप जो है ये फ़ोन नंबर 1090 डायल कर सकते हैं, किसी भी समय कहीं से भी डायल कर सकते हैं। और इसका नियंत्रण कक्ष जो है लखनऊ में है। आपको अपना नाम और पता बताना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर भी आप बता दीजिए। लखनऊ से कॉल बैक होगी उस स्थान पर, उस थाने को और कंट्रोल रूम को जिस जनपद से आपने फ़ोन किया है। इस जनपद के कंट्रोल रूम और संबंधित थाना तुरंत एक्टिव होगा, उस महिला के घर फोर्स जाएगी। जहाँ से भी 1090 डायल किया गया वहाँ फोर्स जाएगी और उसका तत्काल निस्तारण किया जाता है। मछुआरे हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब भी हमें कहा जाता है कि मछली का इस्तेमाल करें, और जब हमें भूख लगी होती है तब भी कहा जाता है कि स्वादिष्ट भोजन में मछली का इस्तेमाल करें। लेकिन इनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरती है ये स्वयं जानते हैं। ये नदियों के किनारे रहते हैं, मछली मारते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रहने के लिए इनको एक छत नहीं मैसर होती। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की योजना के तहत एक लाभार्थी हैं नगीना, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि उन्हें किस योजना के तहत कौन सा आवास मिला है और वो उस आवास के मिलने से उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है। बहुत भारी तोहफा मिले है सर। आपको हम मढ़हा में रहे थे, अब हमको 2,65,000 का तोहफा मिले है, 75,000 का तोहफा मिला है। और जिम्हन हम 2 कमरा बनाए हैं, 1 किचन। हम बहुत खुश हैं, जितना हमारे परिवार हैं हम सारे खुश हैं। आपको लगा क्या कि सरकार हाँ, आपके द्वार पर पहुंच हाँ, गई है? क्या हमको लगा आपको? बहुत, हमको लगा कि सरकार हमारे लिए बहुत बनाया। मैं अभी बात कर रहा था नगीना से, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो ये बता रही थी कि वो मड़हे में रहती थी। मड़हा कहते हैं फूस का बना हुआ वो घर जिसे हर वक्त बारिश से, आग लगने से और दूसरी चीज़ों से खतरा बना रहता है। लेकिन मत्स्य आवास योजना के तहत उन्हें मकान मिला है और अब वो पक्के मकान में रहती हैं और बहुत खुशहाल हैं। संबंधित अधिकारी हैं जिला मत्स्य अधिकारी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये मछुआ आवास योजना दरअसल है क्या और इससे मछुआरे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। यह योजना मछुआ आवास योजना के नाम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है और इसमें कुल 2,75,000 रुपये नगद सीधे लाभार्थी के खाते में दिए जाते हैं, जिससे वो आवास का निर्माण करता है। यह आवास पूरी तरह लोहिया आवास की तरह ही होते हैं और इसमें 30,000 रुपये की सोलर लाइट, सौर उपकरण ये सीधे लाभार्थी के यहाँ नेडा के द्वारा लगाए जाएंगे। लाभार्थियों में एक फूलपति आई हुई हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये बताया कि समाजवादी पेंशन योजना मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जिस तरीके से इंसान को नई जिंदगी हासिल होती है और फिर उसे सब कुछ बेहतर नजर आता है। 500 रुपया महीना मिलता है, तीसरे महीने 1,500 रुपया मिलता है। मालूम चलता है कि हाँ कुछ पैसा मिला। हाँ, हम लोग तो बूढ़े हैं, किधर जाएगा कमाने के लिए। वही भी बहुत है, सरकार जो देती है हमारे लिए वही बहुत अच्छा है। पैसा मिलने के से पहले आपको क्या चारों तरफ अंधेरा सा नजर आता था? हाँ सर, वो तो अपना पैसा, अपने पैसा जो भी करो,
और लड़का लोग है तो अपना अपना बीवी बच्चा देखते हैं, बूढ़े लोग का कौन इतना ध्यान देता है आज यहाँ जमाने में। जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय यहाँ पर हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये दरअसल ये योजना है क्या और इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि पेंशन योजना को लेकर कई दलाल बाजार में घूमा करते हैं, उनसे भी कैसे बचेंगे। पेंशन योजनाओं में भी विकलांग पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 साल के ऊपर मिलती है। पहले ये शर्त हुआ करती थी कि बीपीएल सूची में नाम रहना जरूरी है। विधवा पेंशन है, जो हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं माताएं तो उन्हें दिया जाता है। ये सारी योजनाओं से जो लाभार्थी छूट जाते हैं बहुत से, उसके बाद भी हम वो सोशल एम्ब्रेला हमारा जो सोशल सेक्टर का है उससे बहुत से लाभार्थी छूट जाते थे जिन्हें हम कोई योजना का लाभ नहीं दे पाते थे। तो उन सभी को कवर करते हुए ये समाजवादी पेंशन योजना है जो पूरे भारतवर्ष की सबसे अनूठी और सबसे अलग योजना है। इसके बारे में हम डिटेल में ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास बगल में सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता, ये जो हमारे मानव सूचकांक के, विकास सूचकांक के जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, इन तीनों को हम कवर करते हैं। अगर समाजवादी पेंशन परिवार जो पा रहा है वो स्वास्थ्य के सभी मानकों को पूरा करता है, जैसे गर्भवतियों का टीकाकरण महिलाओं का, या जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण, उनको ड्रॉप पिलाना, और जो ये गर्भवती हमारी महिलाएं उनके पोषण की व्यवस्था करना, आयरन की पिल्स वगैरह देना। शिक्षा के मामले में भी एसएस साहब की टीम लगी हुई है, सर्वे करने के लिए भी कर चुके हैं हम लोग जिले का, जिसमें उस परिवार का बच्चा स्कूल जाता रहे। और साक्षरता मीन्स 15 से 35 साल के जो लोग निरक्षर हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करके साक्षर कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है हमारी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें कमाऊ सदस्य जो वर्किंग होता है 18 से 59 साल या 60 साल से कम कह लीजिए, अगर वो एक्सीडेंट में या स्वाभाविक मृत्यु से मर जाता है तो उस परिवार को हम लाभ देने के लिए 30,000 रुपये एक मुश्त उसको देते हैं ई पेमेंट के माध्यम से। जो हमारी जितने भी सोशल सेक्टर की योजनाएं हैं, जैसा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, तो हम वाकई उनके द्वार जा कर के देते हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएं आप बार बार बीच में बिचौलियों या दलालों का नाम ले रहे थे, ये काफ़ी हद तक पहले बहुत प्रभावी हुआ करते थे, लेकिन अब हम सब सारी योजनाओं को पीएफएमएस पोर्टल से सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें कहीं किसी के दरवाजे न जाना पड़े, अपने बैंक में जाएं और अपना पैसा निकालें। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पूरी तरह से 1 जनवरी से हमने ऑनलाइन कर दिया है यूपी में। गाय हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या गाय रोजी रोटी से भी जुड़ सकती है? ये साबित किया है शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने, और गाय रोजी रोटी से जुड़ी हुई है ये जानने के लिए हमारे साथ रविशंकर शुक्ला बैठे हुए हैं यहाँ पर। गांव में एक छोटी सी डेयरी चलाते थे, बाद में हमको कामधेनु डेयरी योजना मिली, जिसके तहत इस समय मेरे पास 50 गाय हैं। लगभग 400 लीटर दूध मेरे यहाँ लोग उत्पादित करते हैं, जिसमें लगभग 150 से 200 लीटर हम अपने गांव में ही लोगों को बेचते हैं। जो दूध हमारा बच जाता है उसका हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पनीर हुई, रबड़ी हुई, दही हुई, ये सब बनवाते हैं। मेरी एक छोटी सी गाड़ी है, वो प्रतापगढ़ शहर तक आती है, श्यामा कामधेनु डेयरी के नाम से चलती है। इस तरह से कुल मिला के लगभग हमको दिन भर में 12,000 रुपये की अर्न होती है, जिस पर मेरी गायों पर 8,000 रुपये के ऊपर खर्च है, बाकी शेष मुझे आमदनी होती है। इस पर ताली हो सकती है, 12,000 रुपये पर डे कमाते हैं। हमारे साथ वेटरनरी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये दरअसल मिनी कामधेनु योजना या कामधेनु योजना ये है क्या और इससे लाभान्वित कैसे हो सकता है आम आदमी? कामधेनु योजना लगभग 2 वर्ष पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। आज की परिस्थिति में इस योजना का लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि इस उत्तर प्रदेश में दूध की जो मात्रा हमारी है 180 ml प्रति व्यक्ति वर्तमान में मिल पाता है, जो कि आज ज़रूरत हमें है 250 से ऊपर की। तो इसकी पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया है। इसका जनपद स्तर पर चयन समिति द्वारा जो है इसका चयन किया जाता है। जो पात्र लाभार्थी पाए जाते हैं उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25% लाभार्थी का अंश होता है, 75% जो है बैंक ऋण धनराशि मुक्त की जाती है। कुल मिला के 100 पशुओं की योजना हमारे यहाँ है, 50 पशु का एवं 25 पशु का। 100 पशुओं में हमारे पास कामधेनु योजना है,
50% में मिनी कामधेनु योजना, जो कि 52 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 25% लाभार्थी का अंश होता है, 75% जो है बैंक ऋण अनुदान होता है। वर्तमान में माइक्रो कामधेनु योजना इस जनपद में लागू की गई है। लगभग 40 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। वर्तमान में 18 लाभार्थियों का धन जो है पत्रावली स्वीकृत कर दी गई है, जो कि 26,90,000 का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 25% लाभार्थी का अंश होता है, 75% बैंक ऋण है। कहने का तात्पर्य है कि इस कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि 12% ब्याज 5 वर्ष के लिए 60 महीने के लिए सरकार जो है ब्याज मुक्त ऋण योजना लागू की है, जिससे लाभार्थी को ब्याज 12% नहीं देना पड़ता है। इसलिए जो बैंक से ऋण प्राप्त होता है उस पर जो 12% का ब्याज बैंक चार्ज करता है, उसको जो है हम उनके खाते में 3 महीना, 6 महीने, साल भर पे जो है उनके डायरेक्ट खाते में डाल देते हैं। क्योंकि शुरू में लाभार्थी को जो है ब्याज सहित बैंक को ऋण पेमेंट करना पड़ता है, तो जब बैंक हमसे ऋण की डिमांड करता है तो ऋण की भुगतान जो है सीधे लाभार्थी के खाते में कर दिया जाता है। सोलर पंप की राज्य सरकार की योजना, और उसके लिए रामप्रकाश हमारे साथ हैं। रामप्रकाश, आप बताएं कि ये सोलर पंप मिलने से ना सिर्फ ये आपके लिए आसान, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने लगा, आपकी कृषि को आसान बनाने लगा, आपको पीने का पानी मिलने लगा, आपके पशुओं को मिलने लगा, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी कितना फ़ायदेमंद है, आपका पैसा कितना बचाता है ये आर्थिक रूप से खेती के लिए फ़ायदेमंद है। जो हम उपज करते हैं उसकी लागत कम आती है जी किसानी में। किसान आज डीजल और बिजली से परेशान है, ये सौर ऊर्जा से बहुत लाभ यही मिल रहा है। रामप्रकाश जी, आपको ये पंप लगाने के बाद क्या बदलाव दिखा है? जिस तरीके का भी बदलाव दिखा हो, और क्या आसपास के लोग आपको मानते हैं कि आप स्मार्ट किसान हैं? मानते, बहुत लोग मानते हैं, बहुत नहीं मानते, इसलिए कि जो इसमें कास्ट लागत आ रही है 1,17,200 हमारी एक बार में देने के लिए, बहुत से किसान इसको लगवाना चाहते हैं, वो इकट्ठा पैसा नहीं दे पाते। वो सरकार से अगर इसको किस्त वाइज कर दे तो ये बहुत से किसान इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे रामप्रकाश की, जो ये बता रहे थे कि सोलर पंप उनके लिए है तो बहुत फायदेमंद, लेकिन उसका तरीका शायद मिलने का कुछ कठिन है। और इसी को लेकर हम विश्नोई जी से बात करेंगे, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस योजना को कैसे आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रामप्रकाश से, जो बता रहे थे कि सोलर पंप ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन इसमें कुछ वो बदलाव चाहते हैं जिससे किसानों को काफी आसानी से इसका फायदा मिल सके। लिहाजा अब हम बात करेंगे विश्नोई जी से, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस योजना को और किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है जिससे किसान इसका ज्यादा लाभ उठा सके। विश्नोई जी, सोलर इरिगेशन पंप के अंतर्गत सरकार द्वारा 75% अनुदान है। इस योजना के अंतर्गत 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के पंप कृषक भाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। 2 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर पर 75% अनुदान है, 5 हॉर्स पावर पर 50% का अनुदान है। जैसा कि ये सामान्य जानकारी है कि कृषि की जो बढ़ती लागत का एक बहुत बड़ा अंग सिंचाई पर होने वाला व्यय है। 10 से 15% लागत सिंचाई पर आ जाती है, और सिंचाई की लागत एकदम शून्य कर देता है सोलर सिंचाई पंप, क्योंकि डीजल और बिजली पर होने वाला जो व्यय है किसान का एकदम शून्य हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्यक्ष लाभ तत्काल किसान बंधुओं को मिलता है। समाजवादी सरकार ने वादा किया था लोगों को लैपटॉप बांटने का, और वो लैपटॉप लोगों को मिला भी और मिल भी रहा है। लेकिन हम ये समझने की, इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि लैपटॉप क्या वाकई जिन लोगों को मिल रहा है उनकी जिंदगी को भी बदल रहा है। सीमा प्रजापति एक ऐसी लाभार्थी हैं यहाँ पर जो आई हुई हैं, लेकिन महज एक लैपटॉप ने इनको पूरी दुनिया को समझने की
ताकत हासिल करा दी है। जी, हमें लैपटॉप से बहुत जानकारी मिली है, इंटरनेट और पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में बहुत बड़ी शिक्षा मिली हुई है। इसके अलावा और भी शिक्षा मिलने की कोशिश करें। अच्छा, लैपटॉप जब आपके पास नहीं था तब आपको क्या लगता था, और जब है तब आपको क्या लगता है कि दुनिया मुट्ठी में हो गई है आपके? जी, बहुत बड़ी दुनिया है। उसके पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत बड़ी दुनिया है। क्या क्या आपने फायदे उठाए हैं लैपटॉप से? जी, इंटरनेट और पढ़ाई की जानकारी, नौकरी की जानकारी। हमारा अन्नदाता अपना पसीना बहाकर धरती से जो अन्न उगाता है उससे न सिर्फ उसके परिवार का पेट पलता है बल्कि पूरे देश को और पूरे प्रदेश को अन्न देता है। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में वो किसान ही ना रहे तो फिर कैसे उसके परिवार की जिंदगी चले? शायद सरकार ने इसको गंभीरता से सोचा था और इसीलिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। और उसकी एक लाभार्थी यहाँ पर रजनी श्रीवास्तव मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा जिससे और लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। रजनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस योजना का लाभ आपको पता, इस योजना के बारे में आपको पता कहाँ से चला था, और इसका लाभ अगर आपको मिला तो क्या वाकई आपको लगा कि चूंकि गया हुआ इंसान की कमी तो नहीं पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके जाने से आपको कम से कम आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? रजनी श्रीवास्तव जी, इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। क्या? हमारे बच्चे अब पढ़ने लगे, अब सब चीज़ का बदलाव आ गया धीरे धीरे। सरकार के प्रति आप क्या सोचती हैं? सरकार ने हमको बहुत सहारा दिया है। कितनी लाभान्वित हैं इससे आप? हमको 5 लाख रुपए मिला। आसानी से मिला आपको, या बीच में बिचौलिए थे, या किसी ने आपसे कहा कि मैं दिलवा दूंगा, इतने पैसे मुझे दे देना, या किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगा हो? नहीं, हमको से कोई रिश्वत नहीं मांगा, आसानी से मिल गया 5 लाख रुपए। अब उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं रजनी जी? हम अपने बच्चे के नाम फिक्स किए हैं, अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत परिवार के सदस्य को पैसा मिलता है। जाहिर है अगर घर का मुखिया चला जाए तो उसके बिना जिंदगी कैसी होगी ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आर्थिक मदद मिल जाए तो कम से कम मुखिया चला गया तो उसके जो चिराग जलाने वाले लोग हैं वो कम से कम एक बेहतर भविष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ आदर्श सिंह जी जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दरअसल ये योजना है क्या और ये किस तरीके से मिलती है किसान के परिजनों को? हमारे विकास विभाग की तो कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन राजस्व विभाग में आम धारणा ये है कि राजस्व विभाग विकास की योजनाओं को संचालित नहीं करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लाभार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग की 2 ऐसी बहुमुखी योजनाएं हैं जिससे कि चेष्टा ये रहती है कि ग्रामीण जो परिक्षेत्र है उसमें निवास करने वाला प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों योजनाओं से आच्छादित हो जाए। जो पहली योजना है जिसके लाभार्थी से आप चर्चा कर रहे थे वो कृषि दुर्घटना बीमा योजना है। उसमें पात्रता केवल इतनी है कि वो व्यक्ति, उसका नाम जो है वो खतौनी में दर्ज होना चाहिए, और यदि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे अधिकतम 5 लाख तक की धनराशि उसके परिवारजनों को मिलती है। इसमें और श्रेणियां भी हैं। यदि दुर्घटना में वो अपंगता होती है तो उसमें कुछ और उससे कम धनराशि भी मिलती है। तो ये बहुत ही हितकारी योजना है। और जिन लोगों का नाम, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन परिवार है, उनका हम लोग का प्रयास ये रहता है कि उनको हम आम आदमी बीमा योजना में आच्छादित करने का प्रयत्न करें, ताकि उन्हें भी यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो परिवारजनों को आर्थिक सहायता मिल सके। 102 और 108 एक मातृत्व से जुड़ी हुई है और एक सड़क दुर्घटना से। अगर इस योजना का कोई लाभार्थी यहाँ पर हो। 102 एम्बुलेंस फ़ोन किए जो ना है, हमको दर्द था, वो आए जो ना है, हमें ले गए जो ना, डिलीवरी सुपाल नगर में हुआ मेरे जो ना, फिर डिलीवरी के बाद हमें घर छोड़ कर आए। सवेरे जो ना नाश्ता में दूध जो ना दूध और ब्रेड दिया गया, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, शाम को जो है पराठा सब्जी दिया गया जो है। 2 रात थे वहाँ पर, सुबह घर आए। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, ये तो आपका मामला है। आपने अपने परिवार में बड़ी बहन को, माताजी को, चाचा को, चाची को देखा होगा प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए। उस वक्त कहीं गांव में गाड़ी नहीं मिली होगी, बैलगाड़ी से जाना हुआ होगा। तो तब में अब में क्या फर्क लगा आपको?
अब तब में बहुत फर्क अब है, जो है सरकार बहुत सुविधा दे दिया है अब। तो सीएमओ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या कौन सी ऐसी योजना है जिसे बस एक नंबर पे डायल कर दे व्यक्ति और उसके पास सब कुछ मौजूद होता है, यानी ले जाने वाला मौजूद होता है, खिलाने वाला मौजूद होता है और घर तक सुरक्षित पहुंचाने वाला मौजूद होता है? जननी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये 102 एम्बुलेंस चलाई गई है और ये 102 एम्बुलेंस हमारे यहाँ 35 है, जो भिन्न भिन्न ब्लॉकों में ऐसे जगहों पर चिन्हित करके उनको रखा गया है कि कहीं से भी कॉल आवे तो वो आधे घंटे के अंदर वो उस कॉल के जगह पर पहुंच जाएं और वहां से पेशेंट उठावें और लेके हॉस्पिटल, नज़दीक के हॉस्पिटल पर ले जाएं। और इसमें प्रसव के बाद उस पेशेंट को फिर घर पर भी छोड़ना होता है 24 घंटे स्टे के बाद, और ये सारी सेवाएँ जो है वो मुफ्त हैं। और इसी के साथ 108 सेवा भी जो हमारी चलती है, ये 108 हमारी जो है वो 26 हैं आज के डेट में। और 108 से जो है वो किसी भी तरह के गंभीर मरीज को, जिसमें गर्भवती महिला भी शामिल है, अस्पताल ले जाने के लिए तो नहीं है, ले जाने के लिए 102 ही जाएगी, लेकिन 108 गंभीर मरीज कहीं से भी, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या कोई बीमारी से हो या मारपीट का केस हो, ड्राउनिंग का केस हो, आग लगी हो, किसी भी तरह की इस तरह की घटना अगर है और उसमें कोई आदमी घायल है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए वो एम्बुलेंस 108 इस्तेमाल की जाती है। इसमें केवल 102 डायल करिए, अगर जो है वो गर्भवती माँ है उसको प्रसव कराना है तो 102 डायल करें, और कोई गंभीर मरीज है या कोई चोटिल है तो 108 डायल करें, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस उसके स्थान पर पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के द्वारा जो है मुहैया कराई गई। मौत एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है, लेकिन उसके बाद दफनाने या जलाने की जगह चाहिए, और वो जगह अगर नहीं होगी तो अंतिम संस्कार कैसे होगा? नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर जी, आपकी जमीन आपने बताया था कि जा रही थी, लेकिन बाउंड्री बनने के बाद अब आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं। क्या थी ये योजना और कैसे वो आप निश्चिंत कैसे हो गए? अब घेरा गया बाउंड्री, उससे आरी बगली जो खेत वाले थे उसको जोत लेते थे। बाउंड्री होने से हमको उससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि मेरा कब्रिस्तान बहुत सुरक्षित हो गया है। सरकार बहुत अच्छा की है, हर चीज़ से हमको अच्छा हो गया। अच्छा, भविष्य को लेकर आप कितने निश्चिंत हो गए हैं? कितने आपकी जो फिक्रमंद थे, आप उस फिक्र से क्या बाहर निकल पाए हैं? अभी ये बाउंड्री हो जाने बाहर निकल आए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, सरकार बहुत अच्छा की है हमारे सब के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिए और कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं अल्पसंख्यक इस प्रदेश में? अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा और ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पूर्व दशम छात्रवृत्ति है। इसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अतिरिक्त दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, जिसमें कक्षा 11 से लेके PhD तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। शादी अनुदान की योजना है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों को, तो ग्रामीणों और नागरिकों को 10,000 रुपये शादी अनुदान के रूप में दिया जाता है उनके बेटियों की शादी के लिए। इसके अतिरिक्त एक MSDP योजना है, जिसमें ब्लॉक या नगर पालिका का चयन करके उसमें 10 करोड़ की निर्माण से संबंधित योजनाएं संचालित की जाती हैं। उसमें निर्माण कार्य होते हैं, उसमें प्राथमिकता के रूप में शिक्षा से संबंधित योजनाएं कहते हैं चलाई जाती हैं। जी तोड़ मेहनत के बाद श्रमिक 2 वक्त की रोटी कमाता है, लेकिन फिर भी उसे वो संसाधन नहीं मिलते जिससे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सके। और शायद इसीलिए राज्य सरकार ने श्रमिकों के बारे में सोचा और ऐसे श्रमिकों को कई चीज़ें देने का वादा किया जो दूर दराज जाकर काम करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। सोलर लाइट, साइकिल, उसके अलावा अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी को, उसमें आवास तक जुड़ा हुआ है, जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। और ऐसे ही एक लाभार्थी हमारे यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम में, जिनको श्रमिक कल्याण योजना के तहत साइकिल मिली है। पैदल जाते थे काम करने, उसके बाद जब हमको साइकिल मिल गई श्रम विभाग से, तो हम साइकिल से चले, हमको आसान हो गया। कितनी परेशानी तब होती थी और अब कितनी आसानी है? सर, जहाँ आधा घंटा लगता था काम पे जाने के लिए, वहाँ आप 10-5 मिनट पहुँच जाते हैं साइकिल से काम करने के लिए। पैदल जा रहा है, ठीक है, आदमी काम करने गया, घर से निकलता है, मजदूरी करता है, करके घर पहुँच जाएगा, लेकिन वो आदमी जल्दी घर पहुँच जाए, अगर ऐसा सरकार सोचती है तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, अच्छी है, बुरी है, जो भी है वो बताएं आप। नहीं सर, बहुत बढ़िया है सरकार। क्यों? सुविधा दे रही सरकार, और किस लिए? आपको कौन सी सुविधा मिली है? साइकिल मिली है सर। वो कौन से ऐसे सहारे हैं
जो राज्य सरकार इन श्रमिकों को देती है तो इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये मैं जानना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय आदर सिंह जी से कि वो श्रमिक कल्याण योजना के तहत कौन कौन सी ऐसी ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ें, संसाधन जुड़े हुए हैं जो एक श्रमिक की ज़िंदगी को बदल देते हैं। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है या उसकी जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं, तो यदि उसका किसी न किसी रूप में बीमा हुआ है तो उसे वो सरकार की तरफ से उसे आर्थिक सहायता मुहैया होती है। उसी कड़ी में ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे लगता है कि जितनी हमारी योजनाएं हैं उनमें इसको मैं शीर्ष वरीयता इसको प्रदान करूंगा, इस श्रमिक कल्याण की योजना को। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति श्रम करता है 90 दिन तक, यदि किसी वित्तीय वर्ष में वो श्रम करता है तो उसका पंजीकरण श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। और इसमें मनरेगा में जो हमारे श्रमिक मजदूर कार्य करते हैं उनके लिए और भी जो है इसको शिथिल कर दिया गया है। इस प्रावधान को केवल 50 दिन यदि वो कार्य करते हैं तो उनका पंजीकरण हो सकता है। पंजीकरण के लिए केवल 100 रुपये की एक उनको धनराशि जो है वो देनी होगी और श्रम अधिकारी के पास आवेदन देना होगा, उससे पंजीकरण हो जाएगा। और इसमें लगभग 16 ऐसी योजनाएं हैं। इस पूरा पैकेज एक है ये, जिसमें कि अलग अलग अवस्था में जो है उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। अभी आपने एक लाभकारी से बात की जिन्हें कि इस योजना के अंतर्गत साइकिल मिली है, जिससे कि वो अपने कार्यस्थल तक आराम से पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, समय की बचत होती है। इसके अतिरिक्त यदि उनके परिवार में उनकी पत्नी को गर्भावस्था की स्थिति में होती हैं तो उनको भी उसमें आर्थिक लाभ देने की इसमें प्राविधान है। आवास का प्राविधान है, सोलर लाइट का प्राविधान है और इसमें बीमा भी है। तो यदि किसी दुर्घटना अनहोनी हो जाती है तो उस स्थिति में भी उन्हें आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं इस पैकेज के अंतर्गत है। तो हमारा प्रयास यही है, सरकार का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक ऐसे श्रमिकों को पंजीकृत करें ताकि उनको और उनके परिवार को हम इसमें लाभान्वित कर सकें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो हम बात करेंगे राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जिसका लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लाभार्थियों से बात कर रहे थे और साथ ही अधिकारियों से समझने की कोशिश कर रहे थे राज्य सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिनका लाभ आम लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय और कप्तान साहब हैं। हम इन तीनों से अगर जान सकें अपने दर्शकों के लिए, अपने आम लोगों के लिए, इस प्रदेशवासियों के लिए कि आगामी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन पर राज्य सरकार काम कर सकती है या करे तो और ज़्यादा बेहतर होगा आम लोगों के लिए। डीएम साहब, जैसा कि आज ये उभर कर आया इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनको धरातल तक वो पहुंच रही हैं, लोगों को उससे लाभ मिल रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि हम और आगे बढ़ें और जितने हमारे लोग इन योजनाओं से लाभान्वित होने से बच गए हैं उन तक हम पहुँचें, अधिक से अधिक लोगों तक हम जाएं, इन योजनाओं का लाभ दें। और अगर हम बात करें कि आने वाले समय में योजनाएं तो देखिए लगभग जो चल रही हैं उन्हीं को और हम लोग बेहतर बनाएंगे, लेकिन उनका जो संचालन है, उनकी जो प्रणाली है उसको और हम पारदर्शी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, राज्य सरकार कर रही है। और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है कि जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ, अधिक से अधिक योजनाओं का सीधे लाभार्थी के खाते में आर्थिक लाभ जो है पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं कि चेक बांटने में या नकद देने में जो कमीशन खोरी की कुछ इधर उधर से शिकायतें आती हैं वो सब अब बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि सीधे यहाँ जिला मुख्यालय से ही लाभार्थी के खाते में वो आर्थिक सहायता ट्रांसफ़र होगी। आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है मुझे लगता है पूरे देश में जहाँ पे हमारे कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसमें जो बीज का अनुदान होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जो है किसान को सीधे दिया जा रहा है। जो बीज की सब्सिडी होती है, यानी किसान उसे खरीदता है दुकान से बीज को मार्केट रेट पे, और जो
सब्सिडी का अंश होता है सरकार द्वारा, वो सीधे जो है उसके खाते में पहुंचाया जा रहा है। कप्तान साहब, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर से 1090 और डायल 100 इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए काम कर रहे हैं आप? ये 1090 का ये सभी जनता से अपील है कि 1090 का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, और 100 नंबर जो हमारे जनपद पर ही उपलब्ध है, किसी समय आप डायल कर सकते हैं, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। दो चीज़ें मुझे और बताना है कि हर शनिवार को थानों पर थाना दिवस लगाया जाता है, जिसमें जनपद के सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। वहाँ पर जो भी समस्याएं आती हैं सभी अधिकारी मिलकर उसका समाधान करते हैं। ये भी सरकार की चलाई हुई योजना है। दूसरा है तहसील दिवस, जो मंगलवार को प्रत्येक तहसीलों में लगता है, जहाँ जनपदीय अधिकारी उपलब्ध होते हैं। सीडीओ साहब, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर आए हुए जो लाभार्थी हैं उनसे बात करने पर यह लगा कि आप सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में पूरी तरह से सफल हैं, लेकिन आप ज़रूर इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, कुछ उम्मीदें करते होंगे इन लाभार्थियों से। क्या है वो उम्मीदें, अगर बता सकें आप इन लाभार्थियों को, जिससे प्रदेश की जो अन्य जनता हमारी टीवी इस वक्त देख रही है उसको उन बातों का वो ख्याल रखे और राज्य की सरकार की इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। दो बातें कहना चाहूँगा मैं। लाभार्थियों से मेरा यही अपेक्षा है, यही आशा रहती है कि जिन योजनाओं का लाभ वो पा रहे हैं, यदि उनके गांव में, उनके इलाके में सेम कैटेगरी में, उसी पात्र श्रेणी में कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको योजना की जानकारी नहीं है, तो उसको योजना के बारे में बताए ताकि वो भी हमारे पास आए और हम उसको भी लाभ दे सकें। दूसरा हमारा प्रयास रहता है कि सभी विभागों में सामंजस्य बने, सभी विभाग मिलजुल के काम करें और जनता सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग 10 से 12 ऑफिस से बैठते हैं। कोई भी समस्या होती है 10 से 12 ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं हम लोग से कभी भी। अब वक्त तो चला है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को समाप्त करने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे डीएम साहब, कप्तान साहब और सीडीओ साहब का, साथ ही उन अन्य अधिकारियों का जो यहाँ पर आए। लाभार्थियों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो यहाँ पर पहुंचे। फिर मिलेंगे किसी अन्य शहर में कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। नमस्कार।